कविता की शादी एक बहुत बड़े परिवार में हुई थी, जहां कविता की सास रमा, जेठानी प्रीति, जेठ मनोज, पति दीपक, ननंद शालिनी और ससुर मोहन एक साथ रहते थे। कविता का घर में पहला दिन होता है और कविता रसोई में सबके लिए खाना बनाने जाती है। मैं सबके लिए क्या बनाऊं? माँ जी ने तो बोल दिया कि आज मेरी पहली रसोई है और इसीलिए मुझे सबके लिए कुछ अच्छा ही बनाना है। और माँ ने सिखाया था कि मैं गरीब घर से हूँ, दूसरे घर में जा रही हूँ, यहाँ भी मुझे सब कुछ अच्छे से देखना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, पहले ये देख लेती हूँ कि क्या क्या है यहाँ। कविता रसोई में सामान देखने लगती है। तभी वहाँ कविता की सास आती है और कविता से कहती है, अरे बहू, अभी तो तूने खाना बनाना शुरू तो नहीं किया है ना? नहीं माँ जी, अभी तो नहीं किया, करने ही जा रही थी, बस थोड़ा समय दीजिए, जब तक बन जाएगा खाना। बहू बना लियो, लेकिन मैं यहाँ ये बोलने आई थी कि तेरे देवर का फोन आया था। वो यही बोलता है कि घर में एक बार तो मेरी पसंद का खाना बनना ही चाहिए, और उसने ही कहा है कि आज मेरी पसंद का ही खाना बनना चाहिए। उसको खीर बहुत पसंद है, इसलिए खीर बना लियो। माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ नहीं हूँ, कैसे होगा? सामान कहाँ है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बहू, हमारी तो इतनी बड़ी रसोई भी नहीं है, छोटी सी तो रसोई है, सारा सामान यहाँ ही है। अरे बहू, इस बात का ख्याल रखियो कि खाना ज्यादा ना बने। वो क्या है ना, खाना बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए हिसाब से ही खाना बनाइयो, ताकि वो ज्यादा भी ना बने और ना ही कम पड़े। रमा अपनी बहू से इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। कविता सब कुछ देखने लगती है। तभी कविता को रात के बजे कुछ चावल दिखते हैं। अरे यहाँ तो चावल है, यही सही रहेगा, मैं इन सभी के लिए चावल की खीर बना देती हूँ। माँ जी ने भी ये कहा था कि उन्हें खीर बहुत अच्छी लगती है, और खीर के लिए इससे ज्यादा क्या ही चाहिए, कल के चावल भी इस्तेमाल हो जाएंगे। कविता खीर बना देती है, जो कि घर में सभी को बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे कविता अब अपने ससुराल में अपने लिए जगह बना लेती थी। सबको कविता पसंद आ रही थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद कविता अपनी जेठानी प्रीति के साथ बाजार जाती है। कविता, चलो ना गोलगप्पे खाते हैं, बहुत दिन हो गए गोलगप्पे नहीं खाए हमने। दीदी, गोलगप्पे खाकर क्या होगा? अरे हम कुछ फल लेते हैं, हमारा पूरा परिवार खा लेगा। क्या तुम भी? कविता, हम भले ही जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन हमें भी तो अपने बारे में सोचना चाहिए ना। अरे अब क्या थोड़ा बहुत खा भी नहीं सकते? हमेशा तो परिवार वालों के हिसाब से ही चलते हैं ना। दीदी, जॉइंट फैमिली हर किसी को नहीं मिलती है, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें जॉइंट फैमिली मिली है, और अब हमारा फर्ज भी बनता है कि हम परिवार में सबकी पसंद का ख्याल रखें। तुम ना बहुत ज्यादा ही सोच रही हो। अगर तुम ऐसे ही परिवार का ध्यान रखोगी तो अपना ध्यान कब रखोगी? अच्छा चलो, अब तुम खुद ही बताओ कि आखिरी बार तुमने कब गोलगप्पे खाए थे बाहर से? मैंने शादी से पहले ही खाए थे गोलगप्पे, शादी के बाद तो जो घर में बनता है ना, वही खा लेती हूँ। देखा, मैं यही तुम्हें बताना चाह रही हूँ। सब लोग तो कहीं ना कहीं बाहर जाते रहते हैं, लेकिन हम तो घर के बहुए हैं ना, हम कहाँ ही बाहर जा पाती हैं। और जब बाहर जाते हैं तो कभी कभी खा भी लेना चाहिए। तुमने देखा है, कई बार ननंद जी बाहर से कुछ खाने को लाती है और माँ जी के साथ अकेले खा लेती है। दीदी, अगर कोई हमसे चुपकर खा भी रहा है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुमसे तो बोलना ही बेकार है। मैं ही पागल थी जो तुमसे बोला मत खाओ तुम, मैं तो खाऊंगी। प्रीति जी भरकर गोलगप्पे खाती है, लेकिन कविता नहीं खाती और फिर दोनों घर चले जाते हैं। घर जाते हैं तो देखते हैं कि मनोज चाट पापड़ी और गोलगप्पे लाया हुआ था। ये देखकर रमा कहती है, अरे बहू, तुम दोनों को आने में इतनी देर क्यों हो गई? अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई। आज मनोज का प्रमोशन हुआ है, वो सबके लिए चाट पापड़ी और गोलगप्पे लेके आया है। आओ बैठो, तुम भी खा लो। क्या जेठ जी, आपका प्रमोशन हुआ है? माँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी मंदिर में दिया जलाकर आती हूँ, हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी जो आई है। बहू, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वाकई में ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको आज ही सब लाना जरूरी था क्या? बता तो दिया होता पहले। अरे इसमें बताने वाली बात क्या है? सबको पता था कि मेरा प्रमोशन होने वाला है। जब प्रमोशन हुआ तो क्या मैं घर खाली आता था? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खाओ ना तुम खा क्यों नहीं रही हो? तुम इतने दिनों से बोल रही थी कि तुम्हारा गोलगप्पे खाने का मन है, अब खाओ ना। वो जेठ जी, दीदी ने तो बाजार में ही काफी सारे गोलगप्पे खा लिए थे, इसलिए अब उन्हें मन नहीं होगा। कविता और बाकी सब लोग मजे से गोलगप्पे चाट पापड़ी खाते हैं, और बेचारी प्रीति, जिसने जल्दी में बाजार से खा लिए, वो तो अब घर में सबको देख रही थी। कविता जो अपनी जॉइंट फैमिली में अच्छे से ढल गई थी, वहीं प्रीति को अब भी कई सारी परेशानी हो रही थी।
ऐसे ही एक दिन प्रीति झाड़ू लगा रही होती है और अपने कमरे में झाड़ू लगाने के बाद सारा कूड़ा अपने कमरे के बाहर करके ही बैठ जाती है। ये देख वहाँ रमा आती है और बोलती है, बहू ये क्या, तूने सिर्फ अपने अपने कमरे में झाड़ू लगाई, बाकी सब कमरों में झाड़ू लगाने कोई बाहर वाला आएगा क्या? ये तेरे हाथ टूट गए हैं बाकी कमरों में झाड़ू लगाने पर। माँ जी, मेरी कमर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं लगाई जाएगी झाड़ू। क्यों, क्या हुआ तेरी कमर में? अब तक तो तू बिल्कुल उछल रही थी, अब अचानक ही तेरी कमर में दर्द शुरू हो गया। ये तो नाटक बंद कर, मुझे सब पता है। तो ये नाटक इसलिए कर रही है ताकि तुझे काम न करना पड़े। माँ जी, मैं क्यों नाटक करूँगी, सच में दर्द हो रहा है तभी तो मैं बोल रही हूँ ना। नाटक करने से मुझे क्या मिलेगा? चल कोई बात नहीं, अगर तेरी कमर में सच में दर्द है तो तू आराम कर ले। मैं क्या ही बोल सकती हूँ, मैं कविता बहू को बोल दूंगी, वो बेचारी पहले इतना काम करती है, थोड़ा सा और कर लेगी, तू सो जा। रमा कविता को बोल देती है और काम करने लग जाती है। कविता झाड़ू लगा रही थी कि तभी उसके पास प्रीति आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ कविता, तुम्हें अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा है? हाँ, माँ जी ने बताया था कि आपकी कमर में दर्द हो रहा है, तो मैंने भी कह दिया कि ठीक है, मैं सारा काम कर लूंगी। वैसे दीदी, अब आपकी कमर का दर्द ठीक तो है ना? कहीं ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द तो अब भी है, लेकिन कविता तुम देख रही हो ना जॉइंट फैमिली में रहने के नुकसान। बताओ, मेरी कमर में दर्द है तो सारा काम तुम्हें ही करना पड़ रहा है। दीदी, ये तो अपना अपना नजरिया है। अब यही मैं देख रही हूँ कि जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ, तभी आपको दर्द में कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, वरना कहाँ ऐसा आराम मिलता है किसी को। प्रीति एक भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती थी कि वो कविता के कान भरे, लेकिन कविता परिवार को जोड़ने वाले में से लड़की थी। कविता पर प्रीति की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद प्रीति और मनोज अपना अपना सामान बांधकर हॉल में आते हैं, जहाँ सब लोग बैठे होते हैं। अरे मनोज बेटा, बहू, तुम दोनों अपना सामान क्यों बांध रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? माँ जी, अब मैं जॉइंट फैमिली में और नहीं रह सकती हूँ। भले ही कविता को जॉइंट फैमिली एक वरदान लगे, लेकिन जरूरी नहीं है हर किसी की ऐसी ही सोच हो। मैं नहीं मानती कि जॉइंट फैमिली एक वरदान है, इसीलिए अब मैं और मनोज अलग होना चाहते हैं। अरे ये क्या बोल रही हो दीदी, आप क्या हमारे बिना रह सकती हो? आपको हमारी याद नहीं आएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी बहुत दिक्कत होगी आप लोगों के बिना रहने में, लेकिन मैं आदत लगा लूंगी, क्योंकि जॉइंट फैमिली में मैं और मनोज अपने परिवार पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। कोई बात नहीं बहू, तुम दोनों ने सोचा है तो जरूर कुछ अच्छा ही होगा। कविता जो जॉइंट फैमिली में ही रहना चाहती थी, वहीं प्रीति अब अलग हो जाती है और अब दोनों अपने अपने घर में खुश रहती हैं। स्वाति बहुत ही सुंदर लड़की थी, उसी के साथ साथ बहुत ही मॉडर्न भी थी। उसको जीन्स पर ब्लाउज पहनना बहुत अच्छा लगता था। स्वाति की माँ स्वाति की शादी ऋषि नाम के लड़के से करवा देती है। शादी की रात स्वाति ऋषि से बोलती है, ऋषि जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोलो स्वाति, क्या बात है? आपको तो पता है ऋषि जी कि मुझे जीन्स पहनने का बहुत शौक है, तो अगर मैं यहाँ पर जीन्स पहनूं तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कल तुम एक बार माँ से जरूर पूछ लेना, क्योंकि तुम उनकी बहू हो। अगर उनको सही लगेगा तो पहन सकती हो। जी। स्वाति और ऋषि रात में कुछ देर बात करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह स्वाति जल्दी उठकर घर का सारा काम करके रसोई में खाना बनाने जाती है। कुछ देर बाद स्वाति के साथ सरला और ऋषि खाना खाने आते हैं। स्वाति को देखकर सरला बोलती है, बहू ये क्या है, तूने ब्लाउज तो पहन लिया लेकिन साड़ी क्यों नहीं पहनी? ये तो फैशन ही है माँ जी, और वैसे भी आजकल तो ऐसे ही पहनते हैं। पहनते होंगे, लेकिन हमारे घर में बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनती है। जा जाकर साड़ी पहन कर आ। कुछ देर में मोहल्ले की कुछ औरतें तेरी मुंह दिखाई के लिए आ रही हैं। उन्होंने अगर तुझे ऐसे देख लिया ना तो मेरा मजाक बना देंगी। पर माँ जी, स्वाति कुछ कह पाती उससे पहले सरला स्वाति को उसके रूम में साड़ी पहनने के लिए भेज देती है। कुछ देर बाद सरला की पड़ोसन बिमला के साथ साथ मोहल्ले की कुछ औरतें आती हैं और सरला स्वाति को आवाज लगाती है। जहां सरला स्वाति को बार बार आवाज दे ही रही होती है कि वहीं स्वाति अपनी साड़ी में फंसी खुद से कहती है, किस बेवकूफ ने ये साड़ी पहनने का रिवाज बनाया है। एक तो मुझे साड़ी पहनना नहीं आता और ऊपर से माँ जी ये तकलीफ मेरे माथे छोड़ गई है। अब क्या करूँ? स्वाति इतना बोलकर अपने आसपास देखने लगती है और पास में सोफे पर रखी चुन्नी से अपना मुंह ढककर सबके सामने आ जाती है। विमला की नजर स्वाति पर जाती है। सरला,
तू तो कह रही थी कि तेरी बेटी कुछ दिन पहले अपने ससुराल चली गई। फिर ये कौन है जो जीन्स में तेरे घर में घूम रही है? मुझे क्या पता कौन है ये, मेरी बेटी तो ससुराल चली गई है। सरला की बात सुनकर विमला स्वाति का घूंघट उठाती है। आय हाय सरला, तेरी बहू तो बड़ी बेशर्म है। एक तो जीन्स पहन कर आई, ऊपर से जीन्स पर ब्लाउज पहन कर आई है। ये कौन सा फैशन है भला? अरे तुझे तो पता ही है कि आज के बच्चों को ऐसे ही कपड़े पसंद है, और वैसे भी मैं अपनी बहू और बेटी में कोई फर्क करना नहीं चाहती, इसलिए तो इसको ऐसे कपड़े पहनने के लिए बोल देती हूँ। पर ऐसे कपड़े मुंह दिखाई में कौन पहनता है भला? ऐसे तो तेरी ही बदनामी होगी। मैं भी इसको ऐसे कपड़े पहने नहीं देती, लेकिन सुबह से घर के काम करके थक गई थी ना, इसलिए। और वैसे भी घर में ही तो मुंह दिखाई है, बाहर होती तो साड़ी पहन लेती। ठीक है, जैसा तुझे सही लगे, हमें तेरी बहू से क्या मतलब है? विमला के साथ मोहल्ले की सारी औरतें स्वाति की मुंह दिखाई करती हैं और अपने अपने घर चली जाती हैं। सबके जाने के बाद स्वाति भी अपने कमरे में जाने लगती है और उसके पीछे पीछे सरला स्वाति के कमरे में जाती है। बहू, तुझे हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है ना? तुझे साड़ी देकर गई थी, तूने साड़ी क्यों नहीं पहनी? माँ जी, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती और आप बार बार आवाज लगा रही थी, इसलिए मैं चुन्नी लेकर सबके सामने ही आ गई। अरे अगर तुझे साड़ी पहननी ही नहीं आती तो मुझे बुला लेती, लेकिन सबके सामने मेरी इज्जत का कचरा करने की क्या जरूरत पड़ गई तुझे? लो कर लो बात। सबके सामने तो बड़ा मेरी साइड ले रही थी और अब सबके जाने के बाद मुझ पर चिल्ला रही हैं। अगर मुझे साड़ी पहनना नहीं आता तो इसमें क्या मेरी गलती है? तू मेरी बात भी सुन रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ? माँ जी, आप चाहे कुछ भी बोल लो, मैं साड़ी पहनने वाली नहीं हूँ। मुझे ये जीन्स पर ब्लाउज पहनना ही अच्छा लगता है बस। और अगर आप मुझे कुछ बोलेंगी ना तो मैं किसी और के साथ भाग जाऊंगी। फिर अपनी इज्जत का ख्याल करती रहना। स्वाति सरला को इतना बोलकर घर का सारा काम करने चली जाती है। सरला स्वाति को कुछ नहीं बोल पाती। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और स्वाति रोज रोज जीन्स पर ब्लाउज पहनकर घूमती रहती। स्वाति को देखकर लोग तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन स्वाति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक दिन स्वाति जीन्स और ब्लाउज में बाजार से घर जा रही थी और उसी वक्त विमला और सरला की दूसरी पड़ोसन कांता की नजर स्वाति पे जाती है। देख रही है कांता, सरला की बहू कितनी बेशर्मों की तरह मोहल्ले में घूम रही है जीन्स पर ब्लाउज पहनकर। वही तो विमला बहन, सच में सरला ने भी अपनी बहू को सर पर चढ़ा रखा है, वरना किसी बहू की मजाल है कि ऐसे कपड़े पहनकर बाहर घूम ले। मुझे तो डर लगता है कहीं इसको देखकर हमारी बहुएं न बिगड़ जाए। खैर छोड़ो, हमें क्या। हाँ हाँ, हमें क्या लेना देना इससे, हम तो बस अपनी बहू पर ध्यान देंगे। कांता और विमला की बातें स्वाति सुन लेती है और उनके पास आती है। अगर आप दोनों को मुझे देखने में इतनी ही तकलीफ हो रही है तो मेरे बारे में बातें ही क्यों कर रही हैं? अगर आपको अपनी बहुओं की इतनी चिंता है तो घर में बंद कर लो, वरना कहीं किसी के साथ भाग ना जाएं। अरे देखो तो कितनी बेशरम है। मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ बेशरम ही निकलेगी, लेकिन ये तो बदतमीज भी है। बड़ों से कैसे बात करते हैं इसे ये भी नहीं पता। स्वाति कांता की बातों का कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और आए दिन कांता और विमला सरला के आगे स्वाति की बुराई करते हैं। ऐसे ही एक दिन मोहल्ले में सब्जी वाला आता है जो स्वाति को देखकर स्माइल पास करता है और स्वाति भी सब्जी वाले को देखकर मुस्कुरा जाती है। ये सब विमला देख लेती है और एक दिन विमला सरला के पास जाती है। सरला, मेरी बात सुन, मुझे तेरी बहू के बारे में कुछ बताना है। हाँ बोल, क्या कर दिया मेरी बहू ने? मुझे तेरी बहू और उस सब्जी वाले का थोड़ा शक हो रहा है। तुझे पता है वो सब्जी वाला सब्जी बेचने के बहाने तेरी बहू को देखने आता है और तेरी बहू भी सब्जी वाले को देखकर बहुत खुश होती है। क्या अनाप शनाप बोले जा रही है विमला तू? तुझे कोई होश भी है कि तू क्या बोल रही है? अगर मेरी बहू से तुझे इतनी जलन होती है ना तो तू मेरी बहू के मुंह ही क्यों लगती है? मत मान, मेरा क्या, बहू तेरी है, तेरे भले के लिए ही बता रही थी। लेकिन अगर तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो एक दिन तू खुद ही देख लियो कि कैसे तेरी नाक के नीचे से सब्जी वाले के साथ भाग जाएगी। तू अपने घर जा, मेरा दिमाग मत खा। पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें लेकर आती है। पहले ही सर दर्द है, ऊपर से तेरी बकबक से सर दर्द से फट रहा है। सरला विमला को उल्टा सुना देती है और अपने घर चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और सब्जी वाला रोज मोहल्ले में आता और सब्जी बेचने के बहाने स्वाति से बात किया करता। ऐसे ही एक दिन विमला स्वाति को सब्जी वाले के साथ जाते देख लेती है। वो जल्दी से सरला के पास जाती है। सरला, तेरी बहू सब्जी वाले के साथ भाग गई।
अरे नहीं नहीं, वो बाजार सब्जी लेने गई है। तू अभी भी गलतफहमी में बैठी है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको सब्जी वाले के साथ जाते हुए। हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे तेरी बातों पर विश्वास करना चाहिए था। मैं तो तुझे बोल ही रही थी, लेकिन तूने मेरी बात कहाँ सुनी। अपने मोहल्ले में जितनी सब्जी वाले आते हैं उन्हें मैंने कहते सुना है, सब्जी ले लो सब्जी ले लो। लेकिन जिस सब्जी वाले से तेरी बहू का चक्कर चल रहा था उसे मैंने कहते हुए सुना, सब्जी ले लो बहू दे दो। पर लेकिन तेरी किस्मत तो देख, बहू तो हाथ से गई और टमाटर भी हाथ नहीं आए। अरे बहू गई तो गई, लेकिन टमाटर तो दे जाती। 2 दिन से ढंग से सब्जी भी नहीं बनी है। सरला इतना बोलकर सर पर हाथ रखकर रोने लगती है और इस तरह से जीन्स पर ब्लाउज पहनने वाली बहू सब्जी वाले के साथ भाग जाती है। कुंती अपनी बहू पायल के साथ रहा करती। कुंती हमेशा अपनी बहू को कामों में उलझा कर रखती ताकि उसकी बहू अपने पड़ोसियों से उसकी चुगली ना कर सके। ऐसे ही एक दिन जब पायल घर का काम कर रही थी तभी उसके घर कमला का आना होता है। क्या बात है बहू, घर की साफ सफाई हो रही है। सब ठीक तो है ना बहू? आज कई दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है। और तुम्हारी सास कुंती कहाँ गई? दिख नहीं रही है। आप बैठिए, मैं माँ जी को बुला देती हूँ। वो क्या है ना, माँ जी अंदर बैठकर गाना सुन रही हैं। फिर रहने दे बहू, आज तेरे साथ ही बात कर लेती हूँ। वैसे भी तुझसे मैंने तेरी मुंह दिखाई में बात की थी और आज 2 साल बाद बात कर रही हूँ। 2 साल के बाद आप मुझसे बात कर रही हो? पता है चाची, आज भी मैं खुद को नई नवेली दुल्हन महसूस करती हूँ। अच्छी बात है ना, फिर जितना खुद को नई नवेली समझो उतना अच्छा है। लेकिन कमला चाची, मुझे दूसरों की तरह खुलकर जीना है। मुझे इस तरह हर वक्त घर पर कैद होकर रहना पसंद नहीं है। मुझे भी सभी लोगों से बात करना पसंद है। लेकिन जब से शादी हुई है मैंने सासू माँ के अलावा किसी और से बात तक नहीं की। क्या बात कर रही है बहू? तुझे कुंती जी किसी से बात तक करने नहीं देती? ऐसा करना बहुत गलत बात है। मैंने कभी नहीं सोचा कुंती जी ऐसा करती होंगी अपनी बहू के साथ। कमला चाची जरा धीरे से बोलिए, अगर माँ जी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ और माँ जी को भी बुलवा देती हूँ। कमला चाची, आप माँ जी से ये सब बातें मत करना, वरना वो मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। तू चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी तेरी सास को। जा अब अपनी सास को बुला दे, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। कमला की बात सुनकर पायल निश्चिंत होकर अपनी सास को बुलाती है। कमला का नाम सुनते ही कुंती अपनी बहू से कहती है, इस करंजली को भी अभी आना था क्या? कोई टाइम नहीं देखती, जब चाहे मुंह उठाकर सीधा मेरे घर चली आती है ये। माँ जी, वो बोल रही थी आपसे कुछ जरूरी काम है इसलिए आई है। फिर बोल भी रही थी कि कहीं जाना भी है उन्हें, इसलिए जल्दी बुलवा दो। पहले मेरी बात का जवाब दे, तूने मुझसे क्या बात की है? मैंने कहा था कि कोई भी अगर मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में आता है तो दरवाजा मत खोलना, लेकिन तूने शायद मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना था। लेकिन माँ जी, आज तो आप घर पर ही हैं, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे उनको बिठा दिया। वो आपका इंतजार कर रही हैं। नासपीटी, हमेशा कहा है मैंने तुझे, कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर, आखिर करना क्या है। अपना चिद्दी सा दिमाग मत चलाया कर। गलती हो गई माँ जी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे इस बार माफ कर दीजिए। ठीक है, जा जाकर चाय बना। अब उस करमजली के लिए चाय ही लेकर आना। ज्यादा दिमाग चलाकर चाय के साथ नमकीन मत ले आना, समझी? क्या कहा मैंने? पायल अपनी सास की बात सुनते ही जल्दी से जाकर उनके लिए चाय बनाने लगती है। जैसे ही कुंती कमला के पास पहुंचती है तभी कमला कहती है, कुंती बहन, कितनी जरूरी बात करने आई हूँ, आपको पता है? और आप हो कि भाव खाए जा रहे हो। पता है, कविता की बेटी भाग गई और बताओ, बच्चे इतने बड़े हो गए, खुद से लड़के ढूंढने लग गए। अब ओ बेचारी कविता बहन की बेटी भाग गई, सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरी तरफ से उनको नमस्ते कहिएगा। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? लड़की भाग गई है, मरी नहीं। जो आपको दुख हुआ ऐसा बोल रही हो। वैसे भी लड़की बहुत बड़ी हो चुकी थी, भाग गई। हाँ तो फिर यहाँ उसकी चुगली करने क्यों आई हो? अपनी बात करो अगर करनी है तो, वरना मुझे दूसरों की जिंदगी में जबरदस्ती मत घुसाओ। अरे कैसी बात कर रही हो कुंती बहन? चाय पिला दो, आपकी बहू ने अभी तक चाय नहीं पिलाई। अरे बहू, कहाँ मर गई? कब से चाय बना रही है? तेरी चाय नहीं बनी क्या अभी तक? तेरी चाय में अभी तक उबाल नहीं आया?
जल्दी लेकर आ, कामचोर कहीं की। सॉरी माँ जी, वो चाय बनाने में थोड़ी देर हो गई, आपको इंतजार करना पड़ा। नास पीटी, तुझसे कोई काम नहीं होता तो मत किया कर, लेकिन मुझसे ऐसे माफी भी मत मांगा कर। जा, अब जाकर काम कर ले। कुंती की ऐसी तीखी बातें सुनकर कमला को भी पायल के लिए बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद कमला अपने घर चली जाती है और सुनीता को कॉल करती है। सुनीता कुंती की सास थी और पायल की दादी सास। अम्मा, आपकी बहू बहुत अत्याचार कर रही है अपनी बहू के ऊपर। जितनी जल्दी हो सके आ जाइए यहाँ अपनी बहू को सुधारने। आ रही हूँ। ज्यादा चर्बी चढ़ गई है लगता है। कुंती को अब मजा आएगा जब कभी सास बनेगी और कभी बहू। कमला के कॉल के बाद सुनीता तुरंत अपनी बहू कुंती के घर दिल्ली पहुंच जाती है। जैसे सुनीता कुंती के घर पहुंचती है तभी पायल सुनीता को देखकर कहती है, हाँ जी, आप कौन? किससे मिलना है आपको? देखिए माँ जी घर पर नहीं है, आप बाद में आना, अभी आप जाओ। कुंती को ही बुला दो, उससे ही मुझे काम है। और तुम हो कुंती की काम वाली। अरे क्या कुछ भी बकवास किए जा रही हो आप? बुजुर्ग हो इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ आपको, और वैसे भी इनके घर की बहू हूँ। पायल नाम है मेरा। आपका क्या नाम है बता दीजिए, मैं माँ जी आएंगी जब उन्हें बता दूंगी। अच्छा, तो तू ही पायल है। मैं तेरी सास की सास हूँ, मतलब तेरी दादी सासू। चल पैर पड़ ले मेरे और अपनी सास को बुला। माँ जी आप कब आई, कैसे आई और क्यों आई? मेरा मतलब है अगर पहले बता देती आप तो मैं खुद लेने आ जाती आपको। बस बस, बहुत कर लिया नौटंकी। अब ये सारा सामान अंदर रखवा दे, बहुत थक गई हूँ। और चाय पिला दे मुझे, थोड़ी बहुत थकावट हो रही है। बहू जा, दादी जी का सामान कमरे में रख दे, फिर कड़क चाय लेते आना। अरे क्यों बहू, तेरे घर में नौकर नहीं है क्या जो तू अपनी बहू से काम करवा रही है? शर्म आती है या नहीं? अगर नहीं आती होगी तो मेरे साथ रहेगी, अपने आप आना शुरू हो जाएगी। जा, कम से कम चाय तो बना दे। लेकिन माँ जी मैं क्यों काम करूँ, जब मेरी बहू है वो खुद कर लेगी काम। पहले मुझे ये बता, तू मेरी सास है जो मुझे समझाने बैठी है। जितना कहा जाता है वही कर, ज्यादा बातें करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। कुंती जल्दी से रसोई घर में जाकर अपनी सास के लिए अदरक वाली कड़क चाय बनाती है। कुंती को चाय बनाता देखकर पायल हैरान हो जाती है। ऐसे ही अगली सुबह जब पायल नहा धोकर पूजा कर रही होती है तो उसे उसकी दादी सास देखकर अपनी बहू कुंती को आवाज लगाती है, कुंती उठी या नहीं अभी तक? मुझे चाय नहीं मिली है, कौन देगा? नास पीटी, कब का उठकर बैठी हूँ मैं। वाह क्या बात है, आज मेरी सास को सास मिली, कभी सास भी कभी बहू, मजा आ गया। पायल बहू, तेरी सास कितने बजे तक उठ जाती है? 10 बजे तक उठ जाती हैं माँ जी। वैसे उनका अभी उठने का वक्त नहीं हुआ है, इसलिए सो रही हैं वो। दादी जी मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आज तो कुंती ही चाय बनाएगी। कुंती, हे भगवान, सुनती ही नहीं है। कुंती उठती है या मैं आऊँ उठाने? काम चोर कहीं की। दादी जी मैं ही बना देती हूँ आपके लिए चाय, बेकार में माँ जी को क्यों परेशान करना। उन्हें उठकर रसोई आते आते आपकी चाय मिल जाएगी। हाँ चल ठीक है, तू चाय बना, मैं अभी आती हूँ। सुनीता सीधे अपनी बहू के कमरे में जाती है और वो जाकर अपनी बहू के ऊपर एक बाल्टी पानी डालते हुए कहती है, नास पीटी, कितनी बार कहा था मैंने, हमेशा नाश्ता मुझे वक्त पर चाहिए। जल्दी उठ और मेरे लिए नाश्ता बना, वरना तेरा आज से बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। नहीं माँ जी, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, बस कुछ समय दीजिए। पहले तू नहाएगी, साथ श्रृंगार करेगी, फिर जाकर नाश्ता बनाएगी। ऐसा कर, कल सुबह 4 बजे उठ जाना, पूजा करना और फिर वक्त पे नाश्ता बना लेना। कुछ दिन पहले कुंती सास बनकर अपनी बहू पर राज कर रही थी और अब खुद बहू बन गई और अब अपनी सास की सेवा कर रही है।
यही होता है रिश्ते में, कभी सास तो कभी बहू बनकर अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।